साथ हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी ने 7वीं सूची भी जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 उम्मीदवारों की ये 7वीं सूची आपकी तरफ से जारी की गई। 90 सीटों पर इस तरह से आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, घोषित कर चुकी है। 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी आम आदमी पार्टी इस तरह से पुरजोर तैयारियों के साथ इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन की तमाम सुगबुगाहटें, इस तरह के कयास लगातार जो लगाए जा रहे थे, उसके बाद फिर विराम तब लग गया जब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स अलग अलग सीटों पर उतारने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर इस पर पूर्ण विराम लग गया और अकेले अकेले ही मैदान में अब दोनों ही पार्टियां चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और इसी दिशा में आम आदमी पार्टी ने अपनी आखिरी सूची 7वीं लिस्ट 3 उम्मीदवारों के नामों की वो भी जारी कर दी है। शिखा शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, इस आखिरी लिस्ट में किन किन प्रत्याशियों के नाम शामिल और कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की कितनी तैयारी नजर आ रही है? 90 की 90 सीटों पर इस बार उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से उम्मीद की जाती है कि गठबंधन जो है हो सकता है, वो लगातार बातें चल रही थी, पर स्टार्टिंग से जिस तरह से कहती आई थी आम आदमी पार्टी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वही हुआ। और आम आदमी पार्टी जो है वो अब अकेले चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिख रहा है कि बहुमत की सरकार जो है वो बनाए जाएंगे। और आखिरी लिस्ट जो आई है उसमें जगाधरी से आदर्शपाल गुज्जर, नॉन से रणबीर सिंह लोहान और नू से रबिया कादर की दुआई को टिकट जो है वो दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिनको ये टिकट दी गई है वो कार्यकर्ता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी पार्टी से इस पार्टी में आए हैं, जैसे कि आदर्श गुज्जर है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के आज ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, वो टिकट जो है वो दे दी गई है। सबसे बड़ी बात है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं, उनके बारे में अच्छी पहचान है उन्हें। तो कहीं ना कहीं उन्हें लोगों की समस्या के बारे में तो मालूम है, पर जनता उन पे कितना विश्वास कर पाएगी कि उनको पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये देखना होगा कि जनता इन नए चेहरों के ऊपर विश्वास दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है। शुक्रिया शिखा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। वहीं बीजेपी ने हरियाणा के उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी सूची भी जारी कर दी। बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को आखिरी सूची में मैदान में उतार दिया है। बता दें आपको, महेंद्रगढ़ से बीजेपी ने कंवर सिंह यादव को मैदान में उतारा, महेंद्रगढ़ से उन्हें टिकट दिया गया। वहीं फरीदाबाद INTC से सतीश फागना को टिकट दिया गया। इसके अलावा सिरसा से रोहतास जांगड़ा के ऊपर विश्वास जताया गया है। बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इस सूची में उनके नाम को शामिल किया गया है और ये बीजेपी की आखिरी सूची 3 नामों की ये भी जारी कर दी गई है। इस तरह से महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव पर विश्वास, सिरसा से रोहतास जांगड़ा चुनावी मैदान में उतरेंगे और बीजेपी ने उम्मीदवारों की आखिरी सूची, ये 3 नामों के आखिरी ऐलान के साथ अब मैदान में उतर गए हैं। किस किस सीट से किस किस को जनता के बीच पहुंचना है, जो रणनीति बनाई गई है उसको किस तरह से ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों के बीच पहुंचकर इंप्लीमेंट करना है, इसको लेकर अब तैयारियां आगे ज़ोरों शोरों से चलेंगी। फिलहाल ये जो उम्मीदवारों के चयन का पूरा प्रोसेस था ये फिनिश हो चुका है और सारे के सारे नाम किस किस सीट पर कौन कौन सी पार्टी उतारने जा रही है किस चेहरे को, ये अब क्लियर हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी। इस सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इनेलो ने फतेहाबाद से सुनैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा डबवाली विधानसभा सीट से आदित्य चौटाला को टिकट दिया गया। तीसरी सूची में इनेलो ने टोहाना से कुणाल करण सिंह, जुलाना से सुरेंद्र लाठर, मुलाना से प्रकाश भारती को टिकट दिया है और इस तरह से ये तीसरी सूची INLG की, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम उनकी सीट के साथ यानी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ क्लियर किया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। किस सीट से कौन सा चेहरा मैदान में उतरेगा ये स्पष्ट कर दिया गया है। आदित्य चौटाला को डबवाली से टिकट दिया गया। खबर करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र राठौड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वीरेंद्र राठौड़ की पत्नी नीतू राठौड़ ने भी अपना पर्चा भरा है। नीतू राठौड़ ने कवरिंग कैंडिडेट के रूप में पर्चा दाखिल किया है। ये बड़ी खबर करनाल से। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र राठौड़
जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। यही नहीं, उनकी पत्नी नीतू राठौड़ भी चर्चाओं में हैं। उन्होंने भी अपना पर्चा भरा है और कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नीतू राठौड़ ने अपना पर्चा दाखिल किया। करनाल से अगली खबर, कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल ने नामांकन दाखिल किया। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से धर्मपाल ने अपना पर्चा भरा। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ इस दौरान नामांकन के प्रोसेस के दौरान तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद नजर आए हैं और चुनावी जीत का दावा ठोकते नजर आए कि इस बार तो हरियाणा के अंदर बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस पार्टी आने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ वहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए, अपनी जीत का, कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा ठोकते नजर आए। कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल नामांकन भरने के दौरान, ये तस्वीरें उसी दौरान की आपके सामने। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से धर्मपाल ने अपना पर्चा भरा। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि जगमोहन आनंद ने करनाल से अपना नामांकन दाखिल किया है और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है। और इसके जो अपना शहर है करनाल की जो विधानसभा है, यहाँ हमारे श्री जगमोहन आनंद जी ने फार्म भरा है, यही हमारे प्रत्याशी हैं। और इसके बाद इसराना में हमारे जो वर्तमान राज्यसभा के सांसद हैं वो इस समय मेंबर हैं, हमारे श्री क्या नाम पवार, कृष्ण पवार जी हमारे वहाँ के प्रत्याशी हैं। और अभी और जो शेष बचे हैं, कल भी मुझे लगता है कि पार्टी मुझे ड्यूटी अगर देगी तो यहाँ जो बचे हुए नीलोखेड़ी है, असंध है और पानीपत ग्रामीण है, समालखा है, इन क्षेत्रों में भी जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी उन स्थानों पर मैं जाऊँगा, अन्य हमारे नेता भी जाएंगे। पूरे प्रदेश में नामांकन भरे जा रहे हैं, लगभग 2/3 से ज़्यादा आज पूरे हो जाएंगे। कल जो बाद में जो लिस्ट आई है उनके नामांकन सामान्यतः कल ही हो पाएंगे, क्योंकि उनको एक दिन की तैयारी का समय लगना था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अभी आधे से भी कम ऐसे प्रत्याशी अपना घोषित कर पाई है, उससे ज़्यादा भी बाकी हैं। और उनके बाकी इस समय जो घोषित होंगे, मुझे पता नहीं कि वो फॉर्म भी भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा, दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं। उन्होंने हिमाचल के शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि हरियाणा पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का इस पर मानना है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटका हो, हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और एक बार फिर से हिमाचल के अंदर यही हुआ, शिमला के अंदर यही हुआ। मोदी जी देश की तरक्की का रोड मैप है उनके जहन में, और सेमीकंडक्टर के लिए उन्होंने अगर हर इक्विपमेंट में लगता है तो हिंदुस्तान में बहुत रोजगार मिलेगा और हिंदुस्तान बहुत तरक्की की ऊंचाइयां छुएगा। और विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। वहीं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार ईडी के अधिकारियों और भारी पुलिस बल के बीच सेंट्रल जेल अंबाला से सोनीपत लघु सचिवालय नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। नामांकन के बाद सुरेंद्र पवार को कड़ी सुरक्षा और भारी काफिले के बीच वापस अंबाला जेल भेज दिया गया। वहीं सुरेंद्र पवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने कहा, उन्होंने कानूनी तौर पर सुरेंद्र पवार का नामांकन पत्र दाखिल करने की इजाजत मांगी थी, जिसमें उन्हें कोर्ट ने इजाजत दे दी। उसके बाद ही उन्होंने नामांकन पत्र अपना दाखिल किया। इसमें देखिए कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि इनको पहले ही गलत तरीके से पकड़ा हुआ ईडी ने, ये राजनीति का शिकार हैं। अभी तक और कोई एक्यूज तो पकड़ा नहीं गया है।
इनको पॉलिटिकली इन लोगों ने डिटेन किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो यहाँ के फॉर्म भर सकें। इसी की गुहार लगाने के लिए हम गए थे और हमारी जो है कितनी देर के लिए इजाजत मिली? सर इसमें हमारे को जो इजाजत थी वो सिर्फ हमारी 10 से लेकर 5 बजे जो इसका टाइम है उसी के सर्कल का स्क्रूटनी के लिए भी आ सकते हैं क्या? स्क्रूटनी के लिए, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट डे होता है स्क्रूटनी का। जो अगर किसी चीज में होती है तो साइन वगैरह की अगर जरूरत होती है स्क्रूटनी में, तो इसलिए वो एज पर द जो है इलेक्शन की गाइडलाइन के हिसाब से स्क्रूटनी में उनका होना जरूरी है। तो कल जो है उनका स्क्रूटनी में भी लाया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, नामांकन भरने के लिए बाहर आए सुरेंद्र पवार, अब स्क्रूटनी के लिए भी आएंगे? देखिए, स्क्रूटनी के लिए भी सुरेंद्र पवार का रास्ता साफ नहीं किया। उनके वकील ने बताया है कि आज उनको न्यायालय ने इजाजत दी थी नामांकन पत्र भरने के लिए, जिसके लिए वो सोनीपत के लघु सचिवालय पहुंचे थे। और उसी दौरान उन्होंने अपनी पुत्रवधू समीक्षा पवार का भी जो है नामांकन कराया है, जो कि बतौर जो आवेदन रहेगा उसके साथ में, और साथ में इनका जो प्रचार प्रसार रहेगा वो समीक्षा देखेंगी। और बता दें कि आपको सुरेंद्र पवार जो है अम्बाला की जेल में बंद थे, जिसके बाद आज उनको नामांकन पत्र भरवाने के लिए लाया गया था, जिसमें भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा है। वहीं ईडी के अधिकारी भी तो मौजूद रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका विनीत कुमार, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। वहीं अम्बाला शहर से आज कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह अपना नामांकन भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन भरा भी। इसी दौरान निर्मल सिंह ने कहा कि हम विकास और लोकहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता से इन मुद्दों पर वोट की अपील करेंगे। साथ ही वो कहते नजर आए, बीते 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया वो भी हम लोगों के बीच लेकर पहुंचेंगे। पिछले 10 सालों में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हम कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर निर्मल सिंह ने ये दावा किया, जनता के मुद्दों को उठाते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर खुद काम करने वाले हैं और इसी को लेकर जनता के बीच हम जाएंगे, उनसे हमें वोट देने की अपील करेंगे। मुद्दे हमारे विकास के हैं और लोकहित के हैं। प्रोग्राम हमारा मैनिफेस्टो में जो दिया है उनको लेकर जाएंगे। 10 साल पिछली पार्टी के जो हिसाब है उसको लेके जाएंगे। और पहले से जनता में थे, आज तो नॉमिनेशन तो फिर टिकटों का वितरण हुआ है रात को, तो आज ही करना था मैंने। आज़ाद ये वो क्या करेगी ये फैसला तो चित्रा का खुद का है। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, लड़की शादीशुदा है और उसके साथियों का है, अम्बाला कैंट के लोगों का है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी परमिंदर परी ने अम्बाला छावनी से नॉमिनेशन भर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशियों की चौथी सूची में परमिंदर परी को अम्बाला कैंट से टिकट दिया गया। बता दें, अम्बाला कैंट से प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के सामने परमिंदर परी को मैदान में उतारा गया। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से वेणु सिंगला को टिकट दिया था, जो बीजेपी के अनिल विज से 20,165 वोटों से हार गई थी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने इसी साल कांग्रेस में वापसी करने वाले चित्रा सरवारा का नाम भी टिकट की रेस में शामिल था। ये जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट ना देकर परमिंदर परी के नाम पर अंतिम मोहर लगाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अम्बाला शहर से बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल ने चुनाव प्रचार अभियान की जोरदार शुरुआत की। चुनाव प्रचार में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। असीम गोयल ने शहरवासियों से आगामी चुनावों में बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि उनके समर्थन में विकास कार्यों की गति और तेज होगी। साथ ही कहते दिखाई दिए, बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पेंशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, पारदर्शी बनाया गया, जिसके तहत पेंशन धारकों को अब किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यह सुनिश्चित किया गया। महेंद्रगढ़ से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने खुद इस बात का ऐलान किया कि उन्हें पार्टी का फैसला मंजूर है और वो पार्टी के साथ फिर भी खड़े रहेंगे। पार्टी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव सुबह उनके संताली आवास पर उनको मनाने के लिए भी पहुंचे थे। मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और कार्यकर्ता इस दौरान वहां पर भावुक हो उठे, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा उनका 55 साल का संघर्ष रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने झंडा नहीं बदला, ना ही अपना एजेंडा बदला। वो कहते दिखाई दिए, आप लोग मुझे कमज़ोर ना करें, मैं नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। ठीक है, टिकट नहीं दिया गया, लेकिन मैं पार्टी के साथ अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ हूं।
नाम पर छोटी मोटी सब लड़ाई लड़ी ना। कैलाश जी चौधरी उस दिन कार्यकर्ता सम्मेलन में आए तो बारिश हुई कि ना? ये क्या मतलब था कि भगवान आपकी भावनाओं का आदर कर नहीं कर रहा जी, भगवान नहीं कर रहा जी। हम मेरी आपके चरणों में, आप में से कुछ बच्चे तो मैंने गोदी में खिलाए। मैं तीसरी पीढ़ी का चौकीदारा कर रहा हूं। आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम भगवान की कसम है। सर ये गद्दार ने सुनो आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैं आपके साथ बात सुनिए। अपनो बाप एमएलए नहीं तो आप तो एक छोटे से किसान के। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की अंतिम सूची में कई नेताओं के नाम काट दिए गए हैं, जिसके चलते अब कांग्रेस में भी भगदड़ मच गई। बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेस का टिकट कटने के बाद पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर भावुक हो गई, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा पार्टी ने उनके साथ धोखा किया। साथ ही उन्होंने कहा जो पार्टी का फैसला हुआ है उससे वो नहीं बल्कि पार्टी के साथ जुड़े हुए उनके कार्यकर्ता भी आहत हुए हैं, क्योंकि सर्वे करवाए गए थे और सर्वे की रिपोर्ट की कदर ही नहीं की गई। राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे समर्थक हैं, सबकी उम्मीदें, सबकी आशाएं हैं। हमारे काम की कद्र होनी चाहिए थी। सारे समर्थकों को उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी। पिछले इतने वर्षों से हम घर घर जाके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये पार्टी का जो फैसला सबको बहुत दुख देने वाला रहा। और सर्वे क्यों कराया गया, इतना काम क्यों लिया गया? अगर ऐसे ही बंद कमरों में बैठ के टिकट देनी थी तो हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने क्षेत्र में काम किया। इसके अलावा मेरा कसूर क्या था जो मेरी टिकट काटी गई? मैं दिल्ली नहीं गई, दिल्ली के नेताओं से मेरी मुलाकात, मेरी जानकारी नहीं थी, ये मेरा कसूर था। लेकिन मैंने जनता को नहीं छोड़ा, क्षेत्र में काम किया। लगातार मैंने काम किया, फिर भी कांग्रेस ने मेरी कदर नहीं की, सर्वे रिपोर्ट की कदर नहीं की, जिस सर्वे रिपोर्ट में मेरे काम का जिक्र हुआ था। और टिकट ना मिलने के बाद इस कदर ये भावुक होती हुई नजर आई, जिसके बाद इन्होंने निर्दलीय ही चुनावी अखाड़े में उतरने का फैसला लिया। पूर्व संसदीय सचिव का टिकट कटने के बाद भावुक वो हो गई निर्दलीय चुनाव लड़ने का, जिसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया। सुनील चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, किस वजह से इनका टिकट कटा और अब फाइनली इन्होंने निर्दलीय ही मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी वजह मैं बताना चाहूंगा कि शारदा राठौर जो है पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी की ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद अभी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद की सबसे बड़ी वजह ये रही कि अपनी जो टिकट की जो मजबूत दावेदारी थी वो इन्होंने पेश की थी कि शायद मुझे टिकट मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं आला कमान जो है उन्होंने किसी बात को, इस बात को देखते हुए कि दल बदलने वाली जो कहानी इस तरीके को देखते हुए पराग शर्मा एक जो नेत्री हैं यहाँ पे अपना कांग्रेस से, उनको टिकट जो है उनकी दे दी। और उनको टिकट देने की सबसे बड़ी वजह यही रही कि उनके पिताजी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के पुराने जो है कार्यकर्ता रहे हैं और कार्यकर्ता के तौर पर ही जो पराग शर्मा है ये भी एक जो है कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस के साथ लगातार जुड़ी रही और तमाम जो है अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि शारदा राठौर की जब टिकट कटी तो वो इस मौके पर जो है
जनता के सामने उन्होंने पंचायत जो की थी उसमें फूट फूट कर भी रोई वो, और उन्होंने ये तक बोला कि मेरा क्या कसूर था। लेकिन ठीक है, अब जनता उनका कितना साथ देती है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी देखना अहम होगा। सुनील चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं रेलवे पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ लगातार ट्रेनों में चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान आरपीएफ ने हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में 3 यात्रियों के पास से लगभग 8 किलो सोना बरामद किया। आरपीएफ इंचार्ज जावेद खान ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि यूपी की ओर जाने वाली ट्रेन में सोना ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल सोना मिलने की सूचना इनकम टैक्स को भी दे दी गई है। मामले में जांच जारी है। कल हमको सूचना मिली थी कि यूपी की ओर जाने वाली ट्रेन 1-3006 हावड़ा अमृतसर मेल में कुछ लोग सोने की को ले जा रहे हैं या स्मगलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में पक्का नहीं है, लेकिन ले जाने की सूचना थी। उस सूचना पे हमने उस ट्रेन को चेक किया गया, तो उसमें करीब 3 लोग जिनके पास से हमको करीब 8 किलो सोना मिला है, जिसकी जांच के लिए हमने अभी इनकम टैक्स की टीम को बताया गया है, तो उसकी जांच कर रही है। बाकी जो स्मगलिंग का है, क्या है उनका है, वो इनकम टैक्स की जांच में पता करेंगे। जो बिल प्रोड्यूस करेंगे तो उनका है, नहीं है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कहाँ जा रहे थे ये लोग? अमृतसर से यूपी यानी मुरादाबाद, बरेली, इनमें ना सोने से बने आइटमों, जेवरों की सप्लाई करते हैं। सर, कितने के लगभग का जेवर? ये करीब करीब 8 किलो का जेवर है। वगैरह नहीं मिली अभी प्रथम दृष्टया तो उनको थोड़ा वो क्या है, हाथ से बना हुआ बिल था जो थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ है। बाकी उसकी जांच के लिए इनकम टैक्स विभाग को बुला लिया गया। बाकी अग्रिम कार्रवाई वो जांच करके उस अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।